मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को रूल्स ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट किया था पढ़ाना और उसमें मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बताया था। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स इट मीन्स टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम, देन हाउ विल यू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए इससे रिजल्टेंट जो हमें मिलता है वो r इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस अल्फा। और इस रिजल्टेंट के कई सारे केसेस हैं जिनको मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर किया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि इस r का डायरेक्शन p के साथ क्या होगा, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू p। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, इससे मैं tan थीटा बहुत आसानी से फाइंड कर सकता हूँ CE अपॉन AE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस CE अपॉन AE, इट कैन बी ब्रेक AB प्लस BE। अब CE और BE इन दोनों की वैल्यूज को पता कर सकते हैं सिंस दिस एंगल इज अल्फा बिकॉज AD पैरेलल टू BC, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो इससे आप CE और BE फाइंड करोगे अगर तो मिलने वाला है BC साइन अल्फा अपॉन AB प्लस BC कॉस अल्फा। AB और BC में देखिए BC इस Q के इक्विवेलेंट होगा बिकॉज अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, इसलिए tan थीटा इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा मिलेगा। इस तरह से इस फार्मूले से हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट का। अब देखिए थर्ड लॉ क्या है, ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ में आप देखिए PQR these are vectors and vectors acting on any system, and if system is in equilibrium it means what will be condition, what will be condition। तो मैं यहाँ ये बता दूं आपको कि अगर इस P के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, Q के पैरेलल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें और R के पैरेलल एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे कि अगर PQR इक्विलिब्रियम में होगा तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। ट्रायंगल में AB पैरेलल टू P, BC पैरेलल टू Q एंड CA पैरेलल टू R। और जो कंडीशन इक्विलिब्रियम की मिलती है वो ये कि P अपॉन AB इज इक्वल टू Q अपॉन BC is equal to R upon CA. It means PQR proportional to side AB, BC and CA. AB, BC and CA. अब देखिए कि ये इक्विलिब्रियम में है तो किस तरीके से हम समझेंगे। तो इसकी एक प्रॉब्लम छोटी सी लेते हैं कि सपोज दैट थ्री फोर्सेस 5 Newton, 12 Newton and 13 Newton acting on any system and system is in equilibrium। अब अगर कहा जाए system is in equilibrium it means अगर इन फोर्सेस के प्रोपोर्शनल में 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर लेंगे तो आप देखोगे कि 5, 12 एंड 13
ये इससे ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, और अगर ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मैं एक और लेता हूं पेयर फोर्स का 8 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। अब अगर इसके प्रोपोर्शनल साइड ले लेता हूं 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो आप देखोगे कि इससे ट्रायंगल अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो नहीं होगा। अब ट्रायंगल कब कंस्ट्रक्ट होता है ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। क्या लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इट मींस ट्रायंगल इज पॉसिबल। और अगर ये टू साइड्स का सम थर्ड साइड्स के इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता, या सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड तो भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता। तो अगर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा इसका मतलब हुआ कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो यहाँ सम है 20 के इक्वल ही, इसलिए ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इस तरह से थर्ड लॉ है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या है कि इसमें भी आप देखते हैं P, Q और R एक सिस्टम पर एक्ट कर रहा है, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा एंड R अपॉन साइन गामा। ये क्या है इक्विलिब्रियम के लिए? इफ वी टेक P वेक्टर देन द एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू वेक्टर्स दैट इज अल्फा का साइन, और ऐसे Q लेंगे तो P और R के बीच में जो एंगल होता है उसका साइन, और ऐसे अगर R लेंगे तो गामा होगा। तो इस तरह से आपने देखा P, Q, R वेक्टर्स साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए अगर इसको हमें समझना है तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक मैं प्रॉब्लम लेता हूं, और वो प्रॉब्लम ये कि अगर सपोज दैट मैंने दो स्ट्रिंग्स ली और किसी पॉइंट से इन्हें इस तरीके से बांध करके इसमें एक मास हैंग कर दिया, सपोज दैट मास 5 kg। तो 5 kg is always acting in downward direction, and if angle from this wall 30 degree and here it is 60 degree. Now we have to find what will be tensions in a string. तो सपोज करिए कि अगर एक टेंशन T1 ये है और दूसरा टेंशन मैंने T2 ले लिया। T1 और T2 जो दो टेंशंस मैं लूंगा उन्हीं को फाइंड करना है। तो देखिए कितना इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर ये आपका थ्योरम है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ भी इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं 3 फोर्सेस लग रहे हैं जो वेक्टर्स हैं T1, T2 एंड 5T acting on that point, and whole system is in equilibrium. अब जरा देखिए अगर ये देखा जाए 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, because these are alternating angles. Now first at all we have to find what will be this 180 minus 30, and here this 180 minus 60 degree. अब देखिए एंगल बिटवीन टू फोर्सेस सभी के हमें पता चल गए, तो बहुत इजीली इसको इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। T1 जब आप लेंगे तो रिमेनिंग टू वेक्टर्स यानी फोर्सेस कितना एंगल होगा sin 180 minus 60 that is 120, and for T2 180 minus 30 it means sin 150, and mg यानी 5g
इट इज इन अ प्लेस ऑफ आर, और इसके बीच में एंगल आप अगर देखते हैं तो 60 + 30 sin 90। अब देखिए पहले आप फर्स्ट ले लीजिए और लास्ट, फिर सेकेंड एंड लास्ट। यहां से आप T1 फाइंड करोगे तो 5G sin 120, सिमिलरली T2 5G sin 150। After solving we obtain 50 into √3/2, that is 25√3। यहां मैंने G 10 ले लिया है, और अगर आप T2 लेंगे तो ये आ जाएगा 50/2, that is 25 न्यूटन। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इस लॉ को मैंने कैसे यूज किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी मैं इसे सॉल्व करूं, तो ये पूरा पूरा लॉ जो आपका है वो इस पे भी एप्लीकेबल होगा। यानी इसका अगर मैं सेकंड मेथड देखना चाहूं तो सेकंड मेथड में ऐसे देख सकता हूं कि सपोज इस साइड के पैरेलल, ये जो साइड आपको दिख रही है, अगर इस साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ करें इस तरह से, और एक इस साइड के पैरेलल, तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे यहां पर आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, वैसे एक पैरेललोग्राम यहां भी फॉर्म हो गया। T1 and T2 it is equivalent to P and Q and R is this diagonal। 5G क्या है? 5G इसी डायगोनल पे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं R = 5G लेता हूं और in a place of P and Q if we write T1 and T2, then we obtain cos 90, because 30 + 60 it is equivalent to 90 degree and it is alpha। अब यहां से देखिए T1 + T2 square और T1 + T2 we obtain 25 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर करेंगे और टी की वैल्यू 10 लेंगे तो ये मिल जाएगा। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ वी विल टेक डायरेक्शन tan थीटा। अब देखिए tan थीटा जब आप लेते हो तो जैसे t की जगह पे है तो इसके साथ देखिए 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, और यहाँ वही 30 क्या है? थीटा। इट मींस 30 डिग्री इट इज थीटा। फिर उसके बाद आपको Q यानी T2 साइन अल्फा इट मींस 90 डिग्री, T1 इट मींस P एंड T2 cos 90। तो cos 90 it becomes 0, therefore we obtain T2 = T1 into 1/√3। ये मिल गया। अब आप देखिए कि अगर T1 = T2√3, T1 = T2√3, और इसमें फर्स्ट इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आप देखते हैं यहां मिल जाएगा 4t² T2² is equal to 2500। It means T2² = this, or T2 = 50/2, it means 25 न्यूटन। आप देख रहे हैं 25 न्यूटन यहां भी आपने ऑब्टेन किया और यहां भी। इसी तरह से T1 आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहां इन दोनों मेथड्स में कौन सा मेथड ज्यादा एप्लीकेबल है? इसमें जितना आप टाइम सेव कर रहे हैं, तो जैसे आप देखते हो कि फर्स्ट में क्या दिख रहा है कि बहुत इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया इन अ कंपैरिजन ऑफ
लामीज थ्योरम। इसलिए कॉम्पिटिटिव पर्पज से अगर ये अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आना आपको दोनों मेथड चाहिए। आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगला जो मेथड बताऊंगा यही सेम प्रॉब्लम मैं थर्ड मेथड से, थर्ड रूल से भी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो नाउ कम टू दी नेक्स्ट, फोर्थ मेथड है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट एट ऑल हम लोग ये समझेंगे रिजोल्यूशन क्या होता है। सपोज दैट मैंने एक वेक्टर ए लिया और ए वेक्टर के कई सारे पार्ट्स कर दिए, सेवरल नंबर ऑफ पार्ट्स ए के। इन सारे पार्ट्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इस गिवन वेक्टर के इक्विवेलेंट हो, तो हर एक पार्ट ये इसका रिजोल्यूशन वेक्टर कहलाता है। या यूं कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग कंपोनेंट ऑफ दिस गिवन वेक्टर। इट मींस if we take vector A and divides into several number of parts and combined effect of these parts is equivalent to given vector A, then all parts are said to be resolving component of given vector A। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सपोज करिए कि ये x axis and it is y axis, and if we divide along x axis ax and ay, it is theta angle। तो देखिए इससे रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, ये भी ay होगा। इस ट्रायंगल से ये फाइंड कर सकते हैं कि ax is equal to a cos theta। ये ax इक्वल टू a cos थीटा हॉरिजॉन्टल में है थीटा के साथ, इसलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, और अगर ay फाइंड करना है इसी ट्रायंगल से तो इट इज ay इक्वल टू a sin थीटा। इट इज वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आपको ये गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, वी कैन राइट मॉड ऑफ a वेक्टर। तो आप देखते हो एक तरह से देखा जाए तो ax और ay का रिजल्टेंट a है। ये इसका मतलब हुआ ax और ay कि इसके मैंने दो पार्ट्स किए, बट यू कैन टेक सेवरल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये रिजॉल्विंग कंपोनेंट क्या है, अगर इसे हम एक एग्जांपल मैथमेटिकली तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर एक एग्जांपल ऐसे दें कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं और उन पेरेंट्स के डॉटर सिस्टर्स जितने भी हो, 2 मोर देन 2, मेरे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग वो रिजॉल्विंग कंपोनेंट है और पेरेंट्स गिवन वेक्टर है, इसलिए डॉटर सिस्टर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो सीधे सीधे पेरेंट्स पे पड़ता है। अब शायद मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स का मतलब क्या है। यहां ये भी बता दूं कि अगर डायरेक्शन आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसे डिवाइड कर दीजिए, तो tan थीटा इक्वल टू ay अपॉन ax, या क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू ay अपॉन ax। अब देखिए इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी अगर आप चाहें तो वही सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये सपोज दैट वॉल है कोई, इधर ये वॉल है एंड ये स्ट्रिंग या पाइप जी, और इस तरह से अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, इट इज T1 एंड T2। अब देखिए
इस सेम प्रॉब्लम को इस थर्ड मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 30 डिग्री होगा एंड हियर इट इज 60 डिग्री। फर्स्ट एट ऑल T1 रिजॉल्व, तो देखिए जिधर थीटा होगा वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तरह से T1 cos 30 इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड T1 sin 30 it is vertical component. Similarly T2 को जब आप रिजॉल्व करोगे तो ये मिलेगा T2 cos 60 and vertical component T2 sin 30। अब देखिए अगर ये पूरा सिस्टम हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और इसमें देख रहे हैं आप बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए और वर्टिकल कंपोनेंट का, और ये 0 कैसे होगा, इफ वी टेक दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये हुआ कि T2 cos 60 डिग्री प्लस T1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 5G यानी 50, और इधर आप देखते हो तो T2 sin 30 इज इक्वल टू T1 सॉरी यहाँ 60 कर दीजिए, 60 हो जाएगा T2 sin 60 और ये आपको मिलेगा T1 sin 30। यहाँ T1 1/2 and it is √3/2, इसका मतलब T1 इक्वल टू T2 √3, ये आपको मिल गया। और इस T2 √3 को जब यहाँ पे लेंगे तो T1 की जगह पे ये लेंगे तो आप देखिए सॉल्व करने के बाद वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है, T2 cos 60 it means 1/2 plus T1 it means T2 √3 it is √3/2 is equal to 50। अब आप देखिए 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4T2 इक्वल टू 100 या T2 इक्वल टू 25 न्यूटन। आपने देखा कि सेम रिजल्ट आपको मिला। इस तरह से आपने ये देखा कि आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं और उस मेथड्स में से कोई भी मेथड आप एक बार यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन 3 मेथड्स में से कोई ना कोई मेथड आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, कोई ना कोई मेथड आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा और आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आगे मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे मैं आपको आगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कई मेथड्स से सॉल्व करना सिखाऊंगा। थैंक यू।